मिलकर गोलियां बरसाने वाले हैं, बबूले वाली गोलियां, बबूले वाली गोलियों से तुम्हें मार दिया जाएगा। और जेठा भाई भी गर्दन हिला हिला कर बोल रहे कि हाँ सर मारो मारो इनको। अगर तुम पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो पेपर देने का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ये बताओ। लगे ऐसे चलो एक और चीज बता दो मजेदार, तो तुम्हें आज एक वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे मेरी तरफ से, जिस वीडियो का शीर्षक होगा सैंपल पेपर 2025-26 का सोल्यूशन। ठीक है, तो सैंपल पेपर का सोल्यूशन तुम्हें आज मिल जाएगा, तो वो भी देख लेना तुम जब टाइम मिले तुम्हें, क्योंकि कल मेरी क्लास नहीं, तो मैं सोचा कुछ तो दे जाऊं तुम्हें, फूड फॉर थॉट कि पढ़ते रहो तुम, है ना। तो ये हो गई एक चीज। अब कहां गई यार पेन, किधर गई ये रही पेन। तो आ जाओ मैदान में, अगर तुम आ जाओ तो हर मुश्किल है जो हल हो जाए। अगर हम यहां पे देखें तो आज अपन क्या करने वाले हैं, तो अपन ने जो 4 चैप्टर अभी करे हैं, चैप्टर 2, ठीक है, तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो गया आपका, फिर आपका ज्योग्राफी का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो गया, नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया और फेडरलिज्म हो गया। इन चारों चैप्टर के एक एक करके डाउट देना आप मुझे, ठीक है, एक एक करके डाउट देना। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जैसे पहले ले लेते हैं अपन, फिर फेडरलिज्म के डाउट ले लेंगे, फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के ले लेंगे, फिर नेशनलिज्म इन इंडिया के ले लेंगे। लेकिन अब है क्लास 10 का जो पहला टेस्ट पेपर था, जिसमें जो एसएसटी वाला जो पार्ट था ना, तो एसएसटी वाले पार्ट का सोल्यूशन भी मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, एसएसटी वाले पार्ट का सोल्यूशन भी इसमें डाल दिया है। तो पहले अपन उससे शुरू करते हैं 5 मिनट। हाँ, तो देखो हाँ, तो अगर आपको ध्यान हो, बुकलेट खोल लो, बुकलेट जिनके पास ब्रह्मास्त्र आ गई और जिनके पास नहीं पहुंची थी तो पीडीएफ खोल लो। तो उसमें एसएसटी वाले सेक्शन में ये था, एक क्वेश्चन ये था, वैसे इसमें कोई डाउट हो तो पूछते चलो, ठीक है। जूम कर देता हूं मैं पीडीएफ दे दूंगा वैसे इस क्लास का, पीडीएफ मिल जाएगा लाले। तो अभय का जो अपना पहला टेस्ट पेपर था, उसमें पहला क्वेश्चन ये दिया था, डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। इनकरेक्ट है, डी वाला इनकरेक्ट है इसमें। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उनके लिए क्या है, उनके लिए बारिश डेवलपमेंटल गोल होगा, मोर डेज ऑफ वर्क नहीं होगा उनके लिए डेवलपमेंटल गोल, समझे। तो पहले वाले का डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी डाउट्स लेंगे पहले ये तो समझ लो, ठीक है, डाउट्स लेंगे आपके, पहले ये समझा देता हूं मैं आपको। कंबाइंड टेस्ट पेपर नंबर 1 जो था अभय का, उसके सोल्यूशन देख लो। तो पहले वाले का डी राइट आंसर होगा, सिंपल है कि बाकी सबके डेवलपमेंटल गोल्स तो सही दिए, लैंडलेस रूरल लेवल को क्या चाहिए रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रॉस्परस फार्मर should be able to settle their children abroad, girl from a rich urban family, much freedom to her brother, ठीक है, much freedom as her brother, farmer depend on rain crops, तो more days of work and better wages, तो इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। इसमें ना जिनने ए लगाया तो ए भी सही है, जिनने इसमें ए लगाया ना ए भी हो सकता है, एंड ए ऑल्सो, मतलब इसमें 2 आंसर होगा, थोड़ा गड़बड़, एंड ए इज ऑल्सो, जिन्हें ए लगाया ना, क्योंकि देखो एक लैंडलेस रूरल लेबर जो है वो लीडर बनना चाहेगा, वो भी चाहेगा लीडर बनना, लेकिन पहले उसकी बेसिक नीड होगी कि घर, मतलब वो ये कि पहले उसके घर की खाने पीने की तो व्यवस्था हो जाए, ठीक है, लीडर तो बाद में बनता रहेगा वो। तो ये दोनों ही इनकरेक्ट है, दोनों ही इनकरेक्ट है, ठीक है, दोनों ही इनकरेक्ट है। तो ए भी लगा सकते हो, डी भी लगा सकते हो, फाइन। Assume there are 5 families in a locality. If the income of each family is 3,000, 3,000, 4,000, 4,000, 6,000. Find out the average income. तो 6 4 10, 10 4 14, 14 3 15 16 17, 17 17 और 3 20, 20 डिवाइडेड बाय अगर कितनी फैमिलीज है 5, 20 डिवाइडेड 5 मतलब एवरेज इनकम आ गई 4,000, ठीक है, 4,000 एवरेज इनकम आ गई डी। अबे ना माने डी 4,000 आई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, तो एवरेज इनकम तो निकालते आता है ना अपने को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, कि प्राइमरी सेक्टर में क्या है, टेलर है क्या, गलत, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में बी कीपर आएगा क्या, गलत। टर्शियरी सेक्टर में कॉल सेंटर एम्प्लॉय आएंगे क्या, यस। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिल्क वेंडर आएगा क्या, नहीं, तो सी, ठीक है। सिंपल है ना, तीनों केसेस को अगर देखोगे तो तुम्हें सी करेक्ट आंसर मिलेगा। अभी तक मैंने जितने चैप्टर पढ़े थे उन्हीं चैप्टर के हिसाब से, मतलब जब 15 तारीख के पहले तक उस हिसाब से तुम्हारा टेस्ट पेपर बना था। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये था कि एक्सप्लेन द मेन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट। मेन एडवांटेज क्या है कि ये जो रहता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो रहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी होती है, वेरियस बेनिफिट्स होते हैं जैसे पेड लीव्स, ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ जाते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तारीफ करना है कुल मिला के, फाइन। अब आ जाओ 5वां वाला, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिस्टोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग। एरिस्टोक्रेसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दे ओन स्टेट्स इन कंट्रीसाइड एंड हाउस टाउन हाउसेस, हाँ बड़े बड़े उनके मेंशंस वगैरह टाउन हाउसेस होते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज न्यूमेरिकली अ लार्ज ग्रुप, नहीं स्मॉल ग्रुप था। They spoke French for the purpose of diplomacy and in high society their families were often connected by the ties of marriage. तो ये दोनों भी सही है। तो 134 सी में मिल रहा है आपको, 134 सी में मिल रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, फीचर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। 6th वाला
द जर्मन फिलोसोफर बिलोंग टू रोमांटिसिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, एक जर्मन फिलोसोफर जो रोमांटिसिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते थे, कौन था वो जर्मन फिलोसोफर? ठीक है, तो जैसे अगर आप रोमांटिसिज्म टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें मैटरनिक तो नहीं है, दूसरी मशीनी भी नहीं है, ओटोमन बिस्मार्क भी नहीं है, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, ठीक है, जिन्होंने क्या बोला था, जिन्होंने आपको ध्यान दिया था कि जर्मन कल्चर, ट्रू जर्मन पीपल जो है उनके जर्मन कल्चर में बसते हैं, डास वॉक का जो आइडिया था वो, है ना, वो हो गया। चलो 7 एमसीक्यूज में से तुम्हारे एसएसटी के कितने एमसीक्यू सही है बताना मुझे भैया। ये हो गया 6, 7वां एमसीक्यू आ गया, बताओ 7वां एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनकरेक्टली मैच क्या है, जैसे अगर आप देखो तो इनकरेक्टली मैच की अगर बात करें तो एलुवियल सॉइल सैंड एंड सिल्ट होता है, सही बात है। रेड एलुवियल सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, ये बात भी सही है। एरिड सॉइल जो है तो इट लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, सैंडी इन टेक्सचर, ह्यूमस कम होता है, मॉइस्चर होता है, सैंडी इन टेक्सचर, ये बात भी सही है। लेटराइट सॉइल मेड अप ऑफ लावा फ्लो, नहीं। ब्लैक सॉइल जो है ना, तो ब्लैक सॉइल जो है तो ब्लैक सॉइल बनी रहती है किससे? लावा से। एरिड सॉइल तो ब्रिक लाइक सॉइल रहती है जिसमें ह्यूमस की कमी रहती है, तो डी राइट आंसर होगा। 7 में से कितने कितने सही करें दोस्तों, बताओ 7 में से कितने सही करें? 7 में से एमसीक्यू में से कितने सही करे तुमने टेस्ट पेपर नंबर 1 में? 2 गलत हो गए, 1 गलत, 7 सही है एमसीक्यूज में, वेरी गुड। करा भी है कंबाइंड सैंपल पेपर नंबर 1 कि नहीं करा? 1 सेकंड रुकना, हेलो, ठीक है तो मैं मैसेज डाल देता हूं, ठीक है, हाँ चलो समझ आ गया? फाइन, चलो भाई, किया ही नहीं, अब जाके समझा करना कैसे है। वाह 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 मेरे लाल, ठीक है। अब सही सही दिशा में चलो, कोई दिशा विशा का कॉल नहीं ना, पिट जाओगे। हाँ, आदमी बहुत सारे काम रहते हैं, क्लास भी रहती है, ऑफिस भी रहता है, सब कुछ रहता है, तो कुछ कुछ अर्जेंट होता है, मैनेज करना पड़ता है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या था? पहला क्वेश्चन था व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो 2 नंबर में आप एक प्रूडेंशियल रीजन लिखोगे पावर शेयरिंग का, एक मॉरल रीजन लिखोगे। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या है पावर शेयरिंग का? कि इट रिड्यूसेस द चांसेस और पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मॉरल रीजन क्या है? कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आंसर ऐसा लिख दो, नंबर मिलेंगे 2 नंबर। डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अनदर, बताओ, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन था। तो आप जैसे बताएंगे इसमें कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, जहां पे क्या है कि जैसे एग्जांपल के साथ लिखना है, जहां पे आपको क्या लिखना है कि एक लैंडलेस रूरल लेबर के लिए मोर डेज ऑफ वर्क बेटर वेजेस गोल होगा। प्रॉस्पर फार्मर के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? हायर सपोर्ट प्राइस वगैरह मिल जाए, ठीक है। और जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट होता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे डैम वाला एग्जांपल। ये चैप्टर में पढ़ाते समय समझाया था, और मैं उम्मीद कर रहा हूं तुमने ऐसे लिखा भी होगा इसको, ठीक है, इसी तरह से तुमने लिखा भी होगा, ठीक। चलो आगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग की हमें क्यों जरूरत है और 3 स्टेजेस क्या है रिसोर्स प्लानिंग की? तो जैसे व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, तो रिसोर्स प्लानिंग की अगर हम बात करें तो व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? तो रिसोर्स प्लानिंग क्या एक प्रोसेस है ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, of using resources wisely because different areas have different types of resources, ठीक है। जहां पे पानी है हो सकता है वहां मिनरल्स ना हो, जहां मिनरल्स है वहां पानी ना हो। तो हमें रिसोर्स प्लानिंग क्यों चाहिए? पहला ये पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या है? ये 3 स्टेजेस। अगर जैसे आप देखोगे ना तो 3 नंबर के क्वेश्चन है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में मिनिमम आपको 3 पॉइंट लिखना रहेगा। तो आपने पहले तो नीड बताई कि रिसोर्स प्लानिंग की नीड क्यों है, जैसे सम रीजन्स हैव प्लेंटी ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज व्हाइल अदर डोंट हैव इनफ ऑफ दैट रिसोर्स। तो इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग जो है जरूरी है, रिसोर्स प्लानिंग प्रॉपर जरूरी है। और 3 स्टेजेस क्या है रिसोर्स प्लानिंग की? मैंने वही क्वेश्चन डाले, सुनो, जिनकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है एग्जाम में आने की। तो आप जैसे कंबाइंड सैंपल पेपर नंबर 1 करोगे तो अभी तक जितने चैप्टर उनमें से जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है, इन्हें रट लेना, चाट जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। तो 3 स्टेज क्या है रिसोर्स प्लानिंग की? आइडेंटिफाइंग एंड लिस्टिंग रिसोर्सेज, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन लगाना कि कहां है, कितना है, क्या है। फिर एक रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान बनाना, फिर क्या है? रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान को नेशनल डेवलपमेंटल प्लान के साथ में मैच करना, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंटल प्लान। फाइन, ये चीज हो गई। अब क्या है? व्हाट आर द रीजंस एंड नेसेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। व्हाट आर द रीजंस एंड नेसेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर? तो रीजंस एंड नेसेसिटी की बात करें तो पब्लिक सेक्टर इसलिए जरूरी है, ये है ना, अभी तुम्हें वीडियो मिलेगा 6:30 बजे एक सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। तो इस बार सैंपल पेपर में भी पूछा गया कि पब्लिक फैसिलिटीज क्यों जरूरी है। तो ये एसेंशियल सर्विस होती है जो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रोड हो गया, ब्रिजेस हो गए, रेलवे लाइंस हो गए, हेल्थ केयर हो, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज जो होती है तो ये क्या करती है ना, हाँ, पब्लिक फैसिलिटीज नहीं, पब्लिक सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है, सॉरी गड़बड़ हो गया। व्हाट आर द रीजंस एंड नेसेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर? तो रीजंस एंड नेसेसिटी क्या है कि सर्टेन सर्विसेज तो बेसिक सर्विसेज होती है जो सरकार को प्रोवाइड करना ही है, प्राइवेट सेक्टर कभी भी अफोर्डेबल कॉस्ट पे नहीं देगा, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर का इसलिए भी जरूरी होना है क्योंकि वो की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर सरकार नहीं बेचेगी तो दूसरी इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएंगी ना, वो पॉइंट हो गया। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सोशल वेलफेयर के लिए कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, इस पर सरकार को खर्च करना ही पड़ेगा, पीडीएस पे सरकार को खर्च करना ही पड़ेगा। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का लास्ट टॉपिक है ना। तो ये हो गया 3 नंबर वाले क्वेश्चन। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन के बाद में 1 और 2 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी थे इसमें, ठीक है, और में थे मतलब। तो
द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जैसे अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं क्या एक फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म निकल के आया था। एंड व्हाट वर द वेज थ्रू विच दे फोस्टर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो उन्होंने आपको क्या देखने को मिलता है कि पहले आप इंट्रो दे दिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपको क्या देखने को मिलता है कि पहली बार लोगों के पास पावर आई, किससे? जनता से। ठीक है, जनता से लोगों के पास में पावर आई, सॉरी लोगों के पास पावर आई राजा से, और राजा के पास में पावर आने के बाद में उन्होंने फिर वो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को कैसे स्ट्रेंथन किया। तो आप इसमें पहले तो एक इंट्रो दे देंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या बदलाव लाया। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या बदलाव लाया? अब ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी थी। ठीक है, तो पावर शिफ्टेड फ्रॉम मोनार्क टू डिक्लेयरिंग द नेशन वुड शेप इट्स सिटीजन। ठीक है, सिंबल ऑफ यूनिटी जैसे ट्राई कलर फ्लैग्स वगैरह इस्तेमाल किए गए जो यूनिटी प्रमोट करे। रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, स्टेट जनरल जो था तो स्टेट जनरल को हटा के अब क्या है, तो सारे पॉइंटर्स की क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बस सवाल है रुपया हो जाता है। जैसे आपने देखा कि सवाल ने फॉर्म चेंज कर लिया अपना, बाकी पॉइंटर्स वही जाना है। जैसे रीजनल लैंग्वेजेस को डिस्करेज करते हुए फ्रेंच एज अ लैंग्वेज को कॉमन नेशनल लैंग्वेज की तरह प्रमोट किया था। ठीक है, रोल ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी कंट्रीब्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है तो वो यही है कि टर्शियरी सेक्टर क्यों ग्रो करा। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि टर्शियरी सेक्टर के पीछे के ग्रोथ के कारण क्या है। ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर रहा है टर्शियरी सेक्टर। आपने इंट्रो बना दिया, इंट्रो बनाने के बाद आपने लिखा कि सर्टेन सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज होती है जो विद टाइम ग्रो करनी है, जैसे हॉस्पिटल, हेल्थ, एजुकेशन। टर्शियरी सेक्टर इसलिए भी ग्रो करता है क्योंकि वही वो अजय देवगन वाला मीम, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रो करेगा तो टर्शियरी ग्रो करेगा ही, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रो करेगा तो टर्शियरी ग्रो करेगा ही। फिर क्या है? राइजिंग इनकम एंड डिमांड फॉर सर्विसेज। राइजिंग इनकम एंड डिमांड फॉर सर्विसेज क्या है कि जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो पीपल विल डिमांड मोर एंड मोर सर्विसेज। लोग चाहेंगे वो ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज अफोर्ड करें। ठीक है, तो वो हो जाएगा जैसे आप देख रहे हैं चौथा पॉइंट कि जैसे इनकम जब लोगों की बढ़ेगी तो वो जैसे प्राइवेट जिम की मेंबरशिप चाहिए रहेगी, उनको कुक चाहिए रहेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, इनकम राइजेस पीपल डिमांड मोर सर्विसेज। फिर क्या है? न्यू सर्विसेज आर ग्रोइंग विद टाइम, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंटरनेट। ठीक है, इनमें और सर्टेन न्यू सर्विसेज आ रही है, तो इस कारण से सर्विस सेक्टर ग्रो हो ही रहा है। ठीक है, इस कारण से सर्विस सेक्टर ग्रो हो ही रहा है। तो अब ये बताओ कि 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के सारे क्वेश्चन बने, कितने बने, कितने नहीं बने? क्वेश्चन मैंने इजी दिए थे, और इजी के साथ साथ में वो क्वेश्चन दिए थे जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्वेश्चन के एग्जाम में आने की। ठीक है, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा है। आ जाओ अब नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर पे आ जाओ। नेशनलिज्म इन इंडिया से कोई डाउट है? ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ना आज, तो इसमें तुम्हें मिल जाएंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया से कोई डाउट है? नेशनलिज्म इन इंडिया वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस में या फिर किसी चीज में डाउट है? ये क्वेश्चन आपने मेनली होमवर्क में भी दिए थे। यस, मैं वही बता रहा हूं। देखो अभय बैच का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए परिपक्व बना ही दिया जाए, उसके लिए रेडी कर ही दिया जाए, तो रेडी होते चलना। ठीक है, बताओ नेशनलिज्म इन इंडिया से डाउट पूछना शुरू करो। ये बस होमवर्क नहीं किया, इधर मारूंगा ना मुक्का, गायब हो जाएगा। होमवर्क क्यों नहीं करते? 35 नंबर का क्वेश्चन समझ नहीं आया इसमें। देखो उसमें क्या है ना, 35 नंबर का जो क्वेश्चन था वो बेसिकली क्या कह रहा था आपसे कि आपको ये बताना है, इधर आओ 35 ये वाला ना ऊपर वाला, कि जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने इकट्ठी करी थी, तो वो कैसे करी थी। ठीक है, तो आपको वही देखो, सवाल बदल गया, सवाल ट्विस्ट हो गया, आंसर वही रहना जो हमने पढ़ा था कि नेशनल असेंबली बना दी, स्टेट जनरल को हटा दिया, जो कह सकते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस थी उनको डिस्करेज करके फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट कर दी, ये सारा सब कुछ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डिफरेंस बता दो। ठीक है, बता रहा हूं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर से पहले अपन डाउट ले रहे हैं। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपन आज पीछे से चल रहे हैं। ठीक है, तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है समझना बाबू। हाँ, अच्छे से समझना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। आप एक ऐसा टेबल बनाओ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक, और एक बनाओ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1921 में शुरू हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू हुआ। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके साथ स्टार्ट हुआ था? जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, खिलाफत इशू। ठीक है, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मिलकर साथ में शुरू हुआ। ठीक है, और ये होता है सॉल्ट मार्च के साथ में, सॉल्ट मार्च के साथ में सिविल डिसोबीडियंस को शुरू किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी थी, हिंदू प्लस मुस्लिम यूनिटी थी। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो गई थी भाई साहब, हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं थे। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में विमेन का पार्टिसिपेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ना के बराबर था, और इसमें विमेन का पार्टिसिपेशन था। ठीक है, 3 हो गया। फिर उसके बाद में चौथा क्या है? चौथा जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें विमेन का पार्टिसिपेशन था। चौथा जैसे अगर आप देखोगे तो चौथा आपको क्या समझ में आएगा कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, तो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चौथा क्या लिख देंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, हाँ, हिंदू मुस्लिम हो गया, विमेन हो गया, स्टार्टिंग हो गया आइडिया, कि इसमें हम क्या बोल रहे थे, इंडियंस विल नॉट कोऑपरेट
सिंपल देखो, इंडियंस अपना कॉपरेशन हटाएंगे, टाइटल सरेंडर करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो इसमें इसमें क्या था कि वी विल नॉट कोऑपरेट प्लस वी विल डिसओबे ऑल्सो। कॉपरेशन तो हटाएंगे, कॉपरेशन हटाने के साथ साथ डिसओबे भी करेंगे, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया कब? फरवरी 1922 में, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद कॉल ऑफ करा गया, ठीक है, कॉल्ड ऑफ, बंद कर दिया। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया मार्च 1931 में किसके बाद में? गांधी इरविन पैक्ट के बाद में। गांधी इरविन पैक्ट के बाद में, समझ गए? क्लियर हुआ? मैंने कल ही बैच लिया, ब्रह्मास्त्र मिलेगा, आएगा बेटा, लेकिन अब तुम्हारे घर आएगा जब तक सारे ब्रह्मास्त्र, फिर तुम अपने खुद से ईमानदारी से टेस्ट सॉल्व कर लेना। बताया? चलो क्लियर हुआ? धुरंधर मूवी देखी कि नहीं? अरे वो 18+ वालों के लिए ना, मैं तो अभी स्वीट 16 हूं, अभी मेरा बर्थडे आएगा जब 17 को होऊंगा मैं, तो इसलिए नहीं गया मैं भी देखना। जाने दिया, रोक लिया उन्होंने मुझे वहीं पे, नहीं। बताओ। यार मुझे है ना कुछ तो हो गया क्योंकि अभी क्लासेस लंबी लंबी चल रही, 4-4, 5-5 घंटे, तो उस चक्कर में गला है ना 2-3 दिन में सही कर लूंगा बेटा। बताइए। व्हाट इज रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट क्या था कि एक ब्रिटिशर्स के द्वारा कानून लाया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, कि किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे बिना ट्रायल के। बिना ट्रायल के मतलब कि मुकदमा नहीं चलेगा, 2 साल तक जेल में रखेंगे, और फिर उनको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो बेगुनाह है, तो फिर छोड़ देंगे। तो ये था रॉलेट एक्ट, ठीक है, दिस वाज द रॉलेट एक्ट। व्हाट माय पॉइंट? ये रॉलेट एक्ट था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत थी नेशनलिज्म इन इंडिया में, क्या था भाई 5? डिस्क्राइब 3 कॉज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो क्या है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, 3 कॉज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आपको बताना है ना वो टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। कल मैंने ले बेटा रिवाइज करके बताया था ना कल तुम्हें। तो क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? जैसे अगर आप देखिए तो 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया था। उसके बाद में देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच वर शेपिंग इंडियन पॉलिटिक्स। तो एक तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, तो चीजों की कीमत गिर रही थी, ठीक है। साइमन कमीशन इंडिया में आया था, तो हम उसको अपोज कर रहे थे, गो बैक साइमन। और तीसरी चीज जो हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी, तो पूर्ण स्वराज हमें मिल नहीं पाया था। तो दीज 3 फैक्टर्स लेड टू द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। ऐसे समझ गए? इंपीरियलिज्म का मतलब ये होता है जब क्या है ना, जब एक इंसान डोमिनेट करता है, ठीक है, जब एक इंसान डोमिनेट करता है पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, मतलब इंसान ने एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डोमिनेट करता है, तो उस सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, तो उसे कहा जाता है इंपीरियलिज्म, ठीक है, उसे कहा जाता है इंपीरियलिज्म। समझे? जब एक सोशली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर। पूना पैक्ट गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें गांधी जी और बी आर अम्बेडकर ने यह तय करा कि ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, जो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई थी, बी आर अम्बेडकर ने जो डिमांड करी थी किस चीज की, कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। तो हमने बोला था कि सेपरेट इलेक्टोरेट ना देते हो तो मैं रिजर्वेशन दे देंगे, ठीक है, शेड्यूल कास्ट को, ठीक है। पूना पैक्ट क्लियर हुआ? पूना पैक्ट क्या था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। गांधी इरविन पैक्ट ये था कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करना था ना, बंद करना है मूवमेंट, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने के लिए गांधी जी और वायसरॉय इरविन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट के तहत यह तय किया जाता है कि वायसरॉय इरविन क्या बोलता है, इस एग्रीमेंट के तहत वायसरॉय इरविन ये बोलता है कि ठीक है, मैंने जिन लीडर्स को अरेस्ट करा मैं उन लीडर्स को छोड़ दूंगा। गांधी जी तुम मतलब एक एग्रीमेंट, संधि थी कि तुम ये मूवमेंट कॉल ऑफ कर दो, मैं सारे लोगों को छोड़ दूंगा जेल में से, और चलो हमारे साथ लंदन घुमा के लाते हैं तुम्हें, मतलब सेकंड राउंड टेबल सेकंड राउंड टेबल की कॉन्फ्रेंस में चलो, मीटिंग में, ये था, ठीक है। क्लियर हुआ? फाइन।
मद्रास कांग्रेस सेशन 1927 में हुआ था। मद्रास कांग्रेस सेशन 1927 में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहे थे ना, जैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन था, साइमन कमीशन आने वाला था, तो उन्हीं सारी चीजों के लिए हुआ था। रेस्टोरेंट्स फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, वो कौन से सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी। और जोमेटो वाले टर्शरी में, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट माय पॉइंट? चलो, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब इसके बाद में अपन दूसरे चैप्टर पे चलते हैं, हिस्ट्री के अगर डाउट हो गए आपके। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब यह है कि कैसे आजादी साथ लड़ने से तो आई, साथ लड़ने के अलावा आपने आजादी, लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना है, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना डालने के लिए क्या किया। तो लोगों के अंदर आपने देशभक्ति की भावना डालने के लिए क्या किया? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने क्या करा, The unity came partly through the united struggle and partly through the cultural processes। तो हमने जैसे सॉन्ग्स का इस्तेमाल किया, वंदे मातरम, फोक टेल्स, फोक स्टोरीज का इस्तेमाल किया, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, नतीशा शास्त्री, इन्होंने लोक कहानियां इकट्ठी करी। भारत माता की इमेज बनाई हमने, भारत माता की इमेज का इस्तेमाल किया टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल। उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो भारत माता की इमेज बनाने के बाद में अपन ने आइकन्स एंड सिंबल्स जैसे फ्लैग्स वगैरह का इस्तेमाल किया। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री पे फोकस किया, लोगों को यह एहसास दिलाया कि भारत का इतिहास गौरवान्वित इतिहास रहा है, महान इतिहास रहा है, एक महान सभ्यता रही है, ताकि लोग प्राइड फील करो, बोले कि ये ब्रिटिशर्स आओ इधर बताया तुम्हें। ऐसा आ जाओ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से जिसको डाउट है पूछना शुरू करो। बताओ। बताओ। पहले अरे भाई यार, एक एक चैप्टर से चलो तो इजी रहेगा। एक एक चैप्टर से चलो बाबू। महुआ क्या है ना, महुआ एक पेड़ होता है, एक फल आता है महुआ का फल। सेंचुरी मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे नेशनल पार्क है ना, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। नेशनल पार्क थोड़ा उससे छोटा प्रोटेक्टेड एरिया है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उससे भी छोटा। तो सबसे छोटा जो प्रोटेक्टेड एरिया उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर वाली सेंचुरी नहीं है। कंबाइंड सैंपल पेपर कहां करने हैं? आंसर शीट में ही करना बाबू। अबे यार कैसे नहीं है, कहां है आंसर शीट? आंसर शीट पर्याप्त है, पर्याप्त आंसर शीट हो जाएगा। 10 आंसर शीट दिए तुम्हें। बॉयकॉट का कंसेप्ट समझा दो। मतलब जब आप क्या करो, जैसे बॉलीवुड को बॉयकॉट करा था लोगों ने कि बॉयकॉट बॉलीवुड, कि बॉलीवुड की मूवीज जो है हम नहीं देखेंगे, है ना। तो बॉयकॉट मतलब क्या है कि व्हेन यू रिफ्यूजेस टू बाय समथिंग और व्हेन यू रिफ्यूज टू एसोसिएट योरसेल्फ विद समथिंग, वो बॉयकॉट होता है कि हम इस बहिष्कार करते हैं हम, ऐसा। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, और फोना मतलब जानवर, ठीक है। तो तुम फोना हो ना, मतलब जानवर नहीं बोल रहा हूं तुम्हें, जैसे मैं, हम, आप सब क्या है, फोना की कैटेगरी में आएंगे। जो ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, ठीक है, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, तो हम फोना है, और पेड़ पौधे जो है तो वो फ्लोरा की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो। बताओ। और पिकेटेड का मतलब ये होता है कि जब आप धरने पे बैठ जाते हो, ठीक है। पिकेटेड का मतलब देखो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो थे, इनमें से भी किसी में डाउट हो ना जो होमवर्क क्वेश्चन में, तो वो भी पूछते चला करो। तो पिकेटेड मतलब जब आप धरने पे बैठ जाते हो, जैसे लिकर शॉप्स और पिकेटेड, तो लिकर शॉप की एंट्रेंस पे बैठ गए लोग, अंदर घुस के दिखाओ, शटर के सामने बैठ गए। शिकारा भाई, शिकारा भाई बता रहा हूं तुम्हें, शिकारा भाई नहीं है, चिकारा भाई है। लिपस्टिक वाली बंदूक तो नहीं दिख रही आज, टाउ टाउ करने वाली बंदूक लेके आ जाता हूं मैं। कोहराम मचा दिया चिकारा भाई ने। सैक्रेड ग्रुप्स, सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब ये होता है बाबू, जब आप क्या करते हो, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, पर्वत, झरने, इनके साथ में सैक्रेड क्वालिटीज एस्क्राइब करते हो। सैक्रेड क्वालिटीज मतलब इनको आप पूजनीय मानने लगते हो, जब इनकी पूजा करने लगते हो, तो ये सैक्रेड ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सैक्रेड ग्रुप्स कहलाते हैं, समझ में आया? ये सैक्रेड ग्रुप्स कहलाते हैं। तो जैसे हम क्या कहते हैं कि वो कांतारा मूवी देखी तुमने, कांतारा मूवी में क्या है, वो देव के जंगल बोल दिए, तो मतलब क्या है कि यू आर वर्शिपिंग दोस फॉरेस्ट। और जब आप किसी जंगल को, फॉरेस्ट को वर्शिप करते हो, तो आप उसके साथ में सेक्रेड क्वालिटीज एसोसिएट कर देते हो, ठीक है। सेक्रेड क्वालिटीज एसोसिएट कर देते हो, मतलब पूजनीय हो जाते, तो आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जिस चीज की आप पूजा करोगे, जिसको आप भगवान का मानोगे, उसको नुकसान थोड़ी ना पहुंचाओगे, ठीक है। समझ गए ना? इस बार 4M वाली क्लास नहीं होगी क्या? तुम बताओ, लेना है? तुम लोग बोलोगे तो लूंगा, और अगर तुम्हारी सारी प्रिपरेशन पहले हो जाएगी तो क्यों करना है फिर? जबरन सुबह 4 बजे उठते हो, फिर पेपर में जाके सोते हो, ऐसे करके झपकी लेते हो। बायोडायवर्सिटी मतलब क्या है कि जो अलग अलग आपकी स्पीशीज है, जैसे पेड़ की, जानवर की, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है ना, उन्हें बायोडायवर्सिटी का पार्ट कहा जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आर नोन एज बायोडायवर्सिटी, पार्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है। तो अलग अलग पेड़ पौधे वगैरह जो है वो बायोडायवर्सिटी कहलाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज विच आर डिफरेंट इन फॉर्म्स एंड फंक्शन आर नोन एज बायोडायवर्सिटी, ठीक है।
तो उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी थी ना कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल व्हिच आर डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शन बट आर क्लोजली इंटीग्रेटेड या इंटरकनेक्टेड विद द मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, राशि बोल रही सर मैं तो छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, आपके पड़ोस में, मैं यहाँ ब्रह्मास्त्र देने आ जाओ। आ जाएगा बाबू, छत्तीसगढ़ पड़ोस में नहीं है, दूर है। एक बच्चे को देखा आया था, क्योंकि मैंने देखा ट्रैकिंग लिस्ट में वो हमारे कॉलोनी के पास में ही रहता था, मेरा इसके घर पे जाके धप्पा कर देता हूँ। चलो, बीज बचाओ आंदोलन क्या है, तो जैसे क्या हो रहा है ना कि आज जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स वगैरह का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, तो इन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के चलते जो ट्रेडिशनल सीड्स थी उनकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उनकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो उन ट्रेडिशनल सीड्स को बचाने के लिए बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, और सुनो मेरी बात, मैं ना बहुत मारूंगा इन बच्चों को, क्या है ये बर्थडे का हाइप क्या बना रहे हो, मैं परेशान हो जाता हूं। दिन भर मुझे नोटिफिकेशन आते टैग ड्यू इन रील, टैग ड्यू इन रील, और वो क्या है उनमें टैग में कि 16 डेज लेफ्ट, 14 डेज लेफ्ट, 13 डेज लेफ्ट। भाई मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं है मेरे बर्थडे की। आदमी को रियलाइज होता है कि आप बड़े होते जा रहे हो, आपका बचपन खत्म होता जा रहा है, उम्र घटती जा रही है, कितनी एक्साइटमेंट तुम्हें क्यों है? पता नहीं, अलग अलग पेजेस बना दिए। एक बच्चा है एक अनुरित नाम का, वो क्या कर रहा है ना, सबको मोटिवेट कर रहा है। चलो बताओ, क्लियर हुआ? और कुछ डाउट है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से पहले पूछ लो कि क्या क्या है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से फिर अगला चैप्टर उठाते हैं, फेडरलिज्म। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ में 5 पॉइंट्स क्या लिखे हैं देखो। हाँ, आज ना भी तुम्हें एक वीडियो मिलेगा सीबीएसई का सैंपल पेपर का भी, जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद में, तो कभी कभी क्वेश्चन ओपन एंडेड आते हैं। अब जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप बताएंगे हमारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं हमें बहुत सारे। फॉरेस्ट से आप जैसे देखोगे तो डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, और मेडिसिनल प्लांट के अलावा जैसे आप देखोगे टिम्बर वगैरह, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स वगैरह, ये सब कुछ मिलता है। फाइन, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसमें आप ओपन रिलेवेंट ओपन पॉइंट लिख सकते हो, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में डाउट है, टू मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो कंजर्वेशन ऑफ टू मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में आप क्या लिखोगे? जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 पास किया गया था। ठीक है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह एस्टैब्लिश की गई, प्रोजेक्ट टाइगर एक प्रोग्राम चालू किया गया स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर वाला था। रेन फॉरेस्ट प्रोग्राम क्या होता है, ये तो लिखा ही नहीं कुछ। चलो, बाल्कन इस चैप्टर का नहीं है बाबू, डाउट, लेकिन बता दे रहा हूं बाल्कन मतलब क्या है बेसिकली। तो जैसे अगर आप देखोगे तो जो ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में यूरोप का जो पार्ट था, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, नहीं कौन सा, ये जो ग्रीस, मैसेडोनिया, बेलारूस, ये जो कंट्रीज आजाद हो रही थी, जो प्रेजेंट ये कंट्रीज हैं, तो इनके रीजन को बाल्कन रीजन कहा गया है। ठीक है, इनके उस क्षेत्र को बाल्कन रीजन कहा गया है। क्लियर हुआ? अब आ जाओ इधर, क्या मैच दी कॉलम विद कॉलम 1 विद कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना, ये सारे सब कुछ सिविक्स के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अपन। सिविक्स 10-15 मिनट में तुम्हारे सिविक्स के जो फेडरलिज्म चैप्टर के डाउट है वो दे दो। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है बेटा? देव शर्मा मेरी बात सुनो मेरे लाल, वो सेक्टर जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अंदर है, जहां पे टर्म्स ऑफ कंडीशन जो है काम की सही है, जहां पे जॉब सिक्योरिटी है, जहां पे दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं, पेड लीव्स मिलते हैं, जहां एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज इसी का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलो सिविक्स 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 रिजर्व फॉरेस्ट में ट्राइबल फॉरेस्ट गुड्स को यूज कर सकते हैं। हाँ, रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है ना, ट्राइबल्स जो रह रहे हैं उनको रहने देते, भगाते नहीं है सर, क्योंकि ट्राइबल्स नहीं है जिनसे जंगलों को नुकसान है मेरे दोस्त, वो तो वनवासी हमारे भाई, तो वो तो उनका तो कितनी पीढ़ियां ही जंगलों में रह रही है, नुकसान तो उनका ना जो शहर में रहकर जंगल को खत्म करके शहर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो फेडरलिज्म चैप्टर पे आ जाओ। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का क्वेश्चन नंबर 3, आयुष कुमार, 3 में क्या है? Government of India and the Government of Maharashtra both passes laws on forest conservation which is subject to concurrent list. The provision of two laws conflict with each other. In case, which law will prevail? The law passed by Supreme Court, Union Government, both laws are considered equal. देखो यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर क्या है कि दोनों स्टेट ने कुछ लॉ पास करे, दोनों कंफ्लिक्ट में है, तो किसकी बात चलेगी? यूनियन गवर्नमेंट की बात चलेगी, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, तो कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। लेकिन अगर मान लो क्या है कि यूनियन, जैसे यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ प्रिवेल करेगा थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, चलो पूछो सिविक्स का, पूछो सिविक्स। डिसेंट्रलाइजेशन और ग्राम सभा समझा दो। देखो क्या है डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन बड़ी सिंपल सी चीज है। जब आप क्या करते हो ना,
जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके किसको दी जाती है, लोकल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है, तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। सिंपल चीज, पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट, ठीक है, इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इस डिसेंट्रलाइजेशन में आप क्या देखते हैं, एक रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, एक होती है रूरल लोकल गवर्नमेंट और एक होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट किसके लिए होती है, गांव के लिए, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है शहर के लिए। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रक्चर है कि गांव, गांव मतलब विलेज, विलेज में क्या होता है, आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी। अब एक विलेज या फिर दो छोटे छोटे विलेज को मिला के एक ग्राम पंचायत बनती है, और वो ग्राम पंचायत जो है, तो ग्राम पंचायत क्या करती है, अपने मेंबर्स को चूज करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पंच। पंच का जो हेड होता है वो सरपंच होता है। अब क्योंकि ग्राम पंचायत में जो लोग वोट दे रहे हैं ना, तो जितने भी वोट देने वाले 18 प्लस के जो वोटर्स हैं, अडल्ट वोटर्स हैं, उन वोटर्स की जो बॉडी होती है ना, मतलब ग्रुप ऑफ वोटर जो है, तो ग्रुप ऑफ वोटर्स इन अ ग्राम पंचायत, इन अ ग्राम पंचायत, ग्रुप ऑफ वोटर्स इन अ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड ग्राम सभा। ठीक है, ग्रुप ऑफ वोटर्स इन अ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड ग्राम सभा। समझ में आया? तो ग्राम सभा क्या, ग्रुप ऑफ वोटर्स इन अ विलेज इज नोन एज ग्राम सभा। समझ गए? क्लियर हुआ? हाँ, चलो और पूछो, सिविक्स से डाउट पूछते चलो। भाई चिपको आंदोलन ज्योग्राफी का था, बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? क्या हो रहा था कि हिमालयन रीजन में पेड़ों को काटा जा रहा था, तो पेड़ों को काटने से बचाने के अगेंस्ट में जो वहां के लोग थे हिमालय के, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा वाज द प्रोमिनेंट नेम, उन्होंने पेड़ को जाकर गले लगाया कि पेड़ काटने से पहले हमें काट दो, ऐसा, ठीक है, तो वो चिपको मूवमेंट कहलाया। ठीक है, समझ गए? क्लियर हुआ? अयान लिखला सर मेरा नाम ले लो, मेरी मेहरा मित्र खुश हो जाएगी। अबे अयान, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है? यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है ना बाबू, देखो समझना कि एक तो होती है आपकी क्या, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पावर शेयरिंग या फिर फेडरल गवर्नमेंट होती है, जिसमें ये सेंट्रल स्टेट लोकल इनके जो पावर शेयर हुई है। और जब पावर एक ही लेवल के पास है, जो कि कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब पावर होती है तो उसे यूनिटरी गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, उसे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। क्लियर हुआ? उसे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है जब एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास पावर होती है। ठीक है, टाइगर बचाओ आंदोलन क्या है? टाइगर बचाओ, अबे दो आंदोलन मिला दिए तुमने, टाइगर बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, और टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगर बचाओ आंदोलन। चलो फाइन। सर मैं भगवान हूं फिर भी मेरी मम्मी मुझे मारती है। सेवा हो रही है ना भगवान की तुम्हारे जैसे भगवान की सेवा होती है। चलो कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक बता दीजिए, जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, तो ये सब कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक्स हैं जिन पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है, जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं। नहीं नहीं, एजुकेशन नहीं होगा, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, सक्सेशन हो गया, अडॉप्शन हो गया, ये सारे हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है? लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब ये होता है, सर मेरा कंफ्यूज हो रहा हूं, कंबाइंड सैंपल क्वेश्चन पेपर, होमवर्क क्वेश्चन कब करूं, स्कूल के प्रोजेक्ट वर्क दे रखे हैं, एग्जाम भी चल रहे हैं, यही तो चैलेंज है कि टाइम ही तो मैनेज नहीं हो पाता बस अपने से। जैसे होमवर्क क्वेश्चन तो डेली के डेली दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो वो डेली की डेली तुम कर सकते हो, मतलब 2 4 5 मिनट, मतलब 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा निकाल के करना है वो। और जो कंबाइंड सैंपल पेपर, तो उसका तो डेट शेड्यूल्ड है, जैसे एक 15 तारीख को हो आपका टेस्ट, अब अगला टेस्ट आपका कब होना है, 25 को होना है ना, तो उसका तो डेट शेड्यूल्ड है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, लिंग्विस्टिक स्टेट किसी ने पूछा था, मतलब आपने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया, आपने देखा कि अगर गुजरात बोलने वाले लोग हैं तो गुजराती बोलने वाले लोग हैं तो इनको एक स्टेट बना दो गुजरात, ऐसा, तो वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहलाए। ठीक है, व्हेन यू आर क्रिएटिंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेटिंग या फिर डोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन देयर। ठीक है अनमता, ठीक है बेटा, समझ में आया? इंडिया हैज फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, क्योंकि आप देखोगे कि प्रोवाइडेड द डाइवर्सिटी एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, रीजन, इतनी डाइवर्सिटी है कि इंडिया को एक फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, सो दैट ऑल द पीपल कैन लिव टुगेदर इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया ने एक फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया, और फेडरलिज्म इज
में जो पावर शेयरिंग होती है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, सिंपल है, ठीक है। फेडरलिज्म में जो पावर शेयरिंग होती है वो इंपॉर्टेंट है। एसएचजीस क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है। इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे अपन, जब इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, अब अगला चैप्टर इकोनॉमिक्स का मनी एंड क्रेडिट ही है मेरे हिसाब से, जो अब अपना चैप्टर होना है ना नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स के चैप्टर आएगा ना, मनी एंड क्रेडिट ही तो आना है। हाँ, प्राची चावला बेटा क्या डाउट है तुम्हारा? जिला परिषद समझा दो सर प्लीज। तो जैसे मैं तुम्हें बता रहा था ना कि रूरल लोकल गवर्नमेंट है, जैसे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और पंचायत समिति से, तो ये गांव की एक ग्राम पंचायत है, जितनी भी ग्राम पंचायत है उनको मिला दोगे अगर मंडल लेवल पे, तो मंडल कह लो, ब्लॉक कह लो, पंचायत समिति कह लो, तो पंचायत समिति होगी। अब ऐसी जितनी भी पंचायत समितियां होगी, ठीक है, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लो 3 पंचायत समिति, तो सारी पंचायत समितियां मिलकर डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होगा, मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अगर आप उठा के ले जाओगे स्ट्रक्चर, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रूरल लोकल गवर्नमेंट होगी उसे जिला परिषद कहा जाता है, ठीक है, उसे जिला परिषद कहा जाता है, समझे? जिला परिषद चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ जिला परिषद। क्लियर हुआ? हिंदी नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है, समझो। आपको मैंने वो एक टेबल दिखाया था, उस टेबल में हमने क्या देखा था कि मात्र 42% पॉपुलेशन है जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। तो अभी भी कंट्री की मेजोरिटी जो है 58% पीपल जो है कंट्री के, दे आर मतलब देयर प्राइमरी लैंग्वेज इज नॉट हिंदी, ठीक है, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है। तो हिंदी को आप एक भाषा को अगर नेशनल लैंग्वेज बना दोगे तो दूसरी भाषा जो कि मेजोरिटी में अलग अलग भाषाओं के लोग, उनका क्या होगा, ठीक है। तो किसी भी तरह से लैंग्वेज के बेसिस पे कंफ्लिक्ट ना हो, उस चीज से बचने के लिए हमने क्या करा, हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज कभी डिक्लेयर नहीं किया। समझ गए? नीति आयोग क्या है बाबू? नीति आयोग जो है ना, तो एक तरह से थिंक टैंक है। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो देश के लिए प्लानिंग करता था, तो अब वो प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके नीति आयोग बनाया, जिसका काम क्या होगा, जो नीति आयोग का काम होगा कि वो ये देखेगा कि कंट्री में प्रॉपर्ली सारी चीजें चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है, क्या कंट्री में कैसे ग्रोथ होगी, क्या प्लानिंग प्रोजेक्शन होगा, ये सब कुछ ये नीति आयोग का पार्ट था, ये काम है नीति आयोग का, ठीक है। चलो आ जाओ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे चलते हैं। सिविक्स के अगर हो गए हो तो, सिविक्स के अगर हो गए तो ले बेटा, क्रिस वाला गाना सुनेगा क्या यार? तुम हो तो बड़े बदमाश हो, लेकिन कभी क्लास में आदमी बहुत सोच सोच के हर चीज बोलना पड़ती है, बहुत सोच सोच के, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब तुम क्लास में क्या बोलो, तुरंत क्लिप कट जाती है, पता नहीं इनको कैसे मिल जाती है, तुरंत क्लिप काट देते हैं। फेडरलिज्म हो गया बाबू, फेडरलिज्म के बाद में जाओ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चन थे अपन पीछे से आए, आज उल्टे चल के आए हैं। जुरिस्डिक्शन मतलब दी एरिया जहां पे तुम लॉज बना सकते हो, जहां पे तुम्हारी पावर है रूल्स रेगुलेशन सेट करने की, उसे जुरिस्डिक्शन कहा जाता है, ठीक है। ले अपू हाथी को ने बता दिया कि ये मेरा इलाका है, दिस इज माय जुरिस्डिक्शन, ऐसा, ठीक है। पृथ्वीश क्या डाउट है बेटा, बताओ क्या डाउट है? डाउट तो बताओ, इतना सारा लिख रहे हो, इतने में डाउट ही लिख दिया करो। बेल्जियन मॉडल मतलब कि बेल्जियम ने जिस तरह से अपने आप को क्या किया था, अपने यहां अकोमोडेशन लाई थी ना, कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया, और कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज करके उन्होंने क्या किया, बेल्जियम वालों ने नंबर ऑफ फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर कर दिए। आपको देखने को मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगी तो स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी अपनी खुद की पावर होगी। ब्रसेल्स में एक जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें नंबर ऑफ फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर रहेंगे। फिर क्या है, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट ध्यान है आपको, जिस जो की क्या करेगी, लैंग्वेज रिलीजन और एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दों पर निर्णय लिया करेगी। यह बेल्जियम मॉडल था जो 4 अकोमोडेशन किए। आ जाओ जीवीए, जीवीए जीवीए पूछ रहे हैं बच्चे, जीवीए के बाद में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग है क्या? हाँ जी, सब समझा रहा हूं, पहले 3 चीज समझा दो। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे तुम बेरोजगार बैठे हो, नहीं तुम अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाओगे क्योंकि तुम अभी काम करना नहीं चाहते ना, तुम तो अभी पढ़ रहे हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू वर्क, एक व्यक्ति है जो योग्य है और काम करना चाहता है पर उसे काम मिल नहीं रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? अनएम्प्लॉयड कहलाएगा, वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एक व्यक्ति काम तो कर रहा है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि एक व्यक्ति काम करता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, वो खेती पे गया है, काम करने गया है, लेकिन अगर वो नहीं भी जाता है और 2 लोग जो ऑलरेडी पहले काम कर रहे थे वो लोग ही काम करते रहते तो भी उतना ही प्रोडक्शन होता है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि वेयर अ पर्सन इज सीम टू बी वर्किंग, ठीक है, या फिर एक व्यक्ति काम कर रहा है बट ही और शी इज नॉट वर्किंग अप टू हिज फुल पोटेंशियल, व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन अपनी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है, उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा, ठीक है, उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। क्लियर हुआ? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आया? अब जीवीए क्या है? तो जैसे जीडीपी क्या होता है बाबू, ध्यान देना, जैसे अगर हम देखें तो इधर आओ, क्यों भाई तुम तो चलते जा रहे हो, ठीक है। जैसे अगर अपन जीडीपी देखें तो जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को जब आप ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिलती है? जीडीपी मिलती है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स
इन अ स्पेसिफिक ईयर, ठीक है, विल गिव यू जीडीपी, इससे आपको जीडीपी मिलेगी। लेकिन अब अगर जीडीपी से ऊपर उठा जाए, ठीक है, अब अगर जीडीपी से ऊपर उठा जाए तो आपको क्या पता चलेगा कि जीडीपी से ऊपर उठा जाए तो एक जीवीए का कॉन्सेप्ट भी है कि अगर आप क्या करोगे, स्पेसिफिक प्राइमरी सेक्टर का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ ओनली प्राइमरी, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ प्राइमरी सेक्टर, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, तो जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर आ गया, समझे। अब सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करें तो अगर सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है तो जीवीए ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का तो जीवीए ऑफ टर्शरी सेक्टर। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, जैसे मान लो क्या है कि हमने क्या बनाया, जैसे अगर हमने मान लो एक टमाटो केचप बनाया, तो टमाटर जो है, टमाटर थे 10 रुपए के, तो 10 रुपए जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जैसे मान लो हाँ कि टमाटो केचप था 100 रुपए का, तो जीडीपी कितने की हो गई, जीडीपी हो गई है 100 रुपए की, जीडीपी हो गई 100 रुपए की। प्राइमरी सेक्टर में टमाटर था, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में क्या था, आहा टमाटर बड़े मजेदार, प्राइमरी सेक्टर में टमाटर था। तो और सेकेंडरी सेक्टर में क्या था, सेकेंडरी सेक्टर का जैसे देखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री में टमाटर का केचप बनाया, प्लास्टिक की थैली है, वो सब कुछ था, ठीक है, तो ये मशीन वगैरह लगी हुई है ना, यहाँ पे मशीन वगैरह लगी हुई है, सारा सब कुछ, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में था। टर्शरी सेक्टर से क्या हुआ, आपने ट्रांसपोर्ट भी तो क्या हुआ ना, टमाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो टर्शरी सेक्टर में आपने क्या किया, टमाटर को ट्रांसपोर्ट किया था, ठीक है, तो टमाटर को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं अपन। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि इन तीनों चीजों, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करोगे तो 100 रुपए, अगर आपका टमाटो केचप 100 रुपए का है, ठीक है, तो 100 रुपए की आपकी जीडीपी हो गई है। लेकिन जीवीए क्या होगा कि अगर इस 100 रुपए में से मान लो टमाटर 25 रुपए के थे, तो 25 रुपए के टमाटर अगर थे तो 25 रुपए क्या है, जीवीए ऑफ प्राइमरी, समझ में आया, जीवीए ऑफ प्राइमरी है। अगर मान लो क्या है कि इन इंडस्ट्रीज में आपको क्या देखने को मिल रहा है, वो टमाटर बनाने के लिए 50 रुपए लगे थे, तो 50 रुपए जीवीए किसका हो गया, 50 रुपए जीवीए हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, है ना, सेकेंडरी जीवीए, यार पेन नीचे चलता नहीं है सही, जीवीए सेकेंडरी। और वैसे ही क्या है, अगर ये टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन हुआ 25 रुपए का, तो 25 रुपए का क्या हो जाएगा, जीवीए टर्शरी, ठीक है, समझ गए, बताओ क्लियर हुआ। क्लियर हुआ, टमाटर बड़े मजेदार। अब जीवीए क्लियर हुआ, मैं ना बहुत मारूंगा ये जो 13 days to go 14 days to go वाले आ रहे हैं, भैया गलती से सैंपल पेपर 2 सॉल्व कर लिया। इधर इधर पहले तो मुझे ये बता, तूने सैंपल पेपर 2 सॉल्व कैसे कर लिया जब तूने सारे चैप्टर ही नहीं पढ़े हैं तो। अकेले अकेले पढ़ता है ना तू, सही बता, अकेले अकेले घर में बैठ के सब पढ़ लिया है ना तूने, गलती से सैंपल पेपर 2 सॉल्व कर दिया। ठीक है, और पूछो। मनरेगा क्या है, हाँ मनरेगा नाम बदला है ना, अभी अभी कुछ कर रहे हैं, जी राम जी ऐसा कुछ नाम कर रहे हैं मनरेगा का, यही होता है भाई सरकार होगा, सिस्टम सेट है, मनरेगा का नाम बदल रहे हैं। बाकी मनरेगा तुम्हें पता ही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जैसे सेकेंडरी सेक्टर में मैंने पढ़ा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या है, एक स्कीम लाई गई थी जिसमें 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। इसमें डेज वगैरह बढ़ा रहे हैं, 125 दिन दे रहे हैं, जैसे नॉन फार्मिंग सीजन में काम नहीं देंगे, क्योंकि नॉन फार्मिंग सीजन फार्मिंग सीजन पे काम नहीं देंगे, क्योंकि फार्मिंग सीजन पे तो खुद को काम रहता है उनके पास, ठीक है। और कोई डाउट है इस चैप्टर में अरे पूछ लो, एक्टर्स कौन से सेक्टर में आएंगे, टर्शरी सेक्टर में आएंगे, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, एक्टिंग कर रहे हैं। चलो सुनो, अब अपनी क्लास कब होगी, जैसे फ्राइडे सैटरडे तुम्हारे क्लास होती नहीं है, संडे तुम्हारी छुट्टी रहती है, मंडे को हो सकता है तुम्हारी क्लास हो भी एसएसटी की ना भी हो, अभी से बता दे रहा हूं मैं। तो अगर मंडे को क्लास नहीं होगी तो बैकलॉग जिसके जो है वो खत्म कर लेना, ठीक है, अंटिल अनलेस कोई और क्लास ना ले ले तुम्हारी, हो भी सकती है मंडे को ना भी हो, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलो यूएनडीपी क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये। तो यूनाइटेड नेशन जो हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे फैक्टर्स सबको एक साथ क्यूमुलेट करके जो वो निकालती है, क्या करती है, कंट्रीज को कंपेयर करती है, तो यूएनडीपी वो होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कुछ डाउट, यूनिफिकेशन का एक शॉर्ट ट्रिक दे दीजिए, कौन सा यूनिफिकेशन का, देखो जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, 3 यूनिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन की तो कहानी है कि उसने पहले किसको पकड़ा, एक एक्ट ऑफ यूनियन में 1707 में पहले स्कॉटलैंड को पकड़ा, ठीक है, फिर आयरलैंड को पकड़ा, तो उसकी एक कहानी है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ोगे तो उसमें 4 लोग ध्यान रखना है, मजीनी, गुजिपी गैरिबाल्डी, गुजिपी कैवियोर और वहां का राजा खुद पिक्टा एमैनुअल II। जर्मनी के इस केस में आपको पता ही है कि ऑटोमन बिस्मार्क जो, तो ऑटोमन बिस्मार्क ने क्या करा, ठीक है, सिगरेट पी रहा अपवादी, ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क ने 7 सालों तक क्या करा, 3 लड़ाइयां लड़ी,
सबको हराने के बाद में क्या है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट किया और केसर विलियम को राजा बनाया। तो पढ़ते पढ़ते बार बार में क्या हो जाएगा, तुम्हें याद हो जाएगा ये। ठीक, क्लियर हुआ। हिडन एम्प्लॉयमेंट को ही, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट को ही, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, कि जहां पे एक व्यक्ति काम करता हो तो दिख रहा है लेकिन वो अपनी पूरी पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मनरेगा के फीचर्स में आप ये लिख सकते हो, देखो क्या है, राइट टू वर्क देने के लिए एक गवर्नमेंट ने स्कीम चालू करी जिसमें रूरल एरियाज में वुमेन को स्पेसिफिकली 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने की बात करी। 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है कि 100 दिन का काम हम दे रहे हैं, बाकी दिन खुद भी तो कुछ करते होंगे। और अगर मान लो क्या है कि अगर सरकार काम नहीं दे पाई तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, मतलब इन केस इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो आपको पैसा तो मिल ही जाएगा। अब काम क्या देंगे, आपको कलेक्टर नहीं बना देंगे उसमें। तो ऐसे काम जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है, रोड्स वगैरह, नहर वगैरह, इस तरह के कामों को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट को आप क्या कहोगे, वही फेडरलिज्म, कि आप सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट पावर शेयर कर रहे हो। और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 क्या है, तो एक कानून पास किया गया क्योंकि हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, आपको हाथी जैसे जानवर जो है उनको क्लासेस में आना पड़ा क्योंकि बाहर खतरा है। तो इसीलिए क्या है कि सरकार ने एक पॉलिसी लाई जिसके चलते सरकार ने एक एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट निकाली, हंटिंग को बैन किया, इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ का, मतलब वाइल्ड लाइफ में ट्रेड जो है जानवरों का ट्रेड, उसको इलीगल बताया। तो ये सारे प्रोविजंस डाले गए। ठीक है, चलो फाइन। तो आज मैं तुम्हें जल्दी छोड़ देता हूं, जाओ खुश रहो, आजाद रहो। कल अब अपनी क्लास नहीं रहती है, तो वही मंडे को मिलेंगे। शायद हो सकता है कि कैंसिल भी हो, लेकिन मंडे को तो मिलेंगे। तो मंडे को जो क्लासेस होगी आगे उसका शेड्यूल बता दे रहा हूं। इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 से उठाएंगे, मतलब ऐसे ही चलेंगे, इकोनॉमिक्स का, एक सिविक्स का। तो सिविक्स का चैप्टर 3 जनरल रिलीजन उठाएंगे उस हफ्ते में। तो मंडे के हफ्ते के वो चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, उस हफ्ते के, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। चलो फाइन, तो लेट अस रैप अप दिस। इसको आज किया जाए यहां पे समाप्त। आशा करते हैं आपको मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने आज के डाउट सॉल्विंग सेशन को, आपके डाउट सबके सॉल्व हो गए होंगे। और वो भी देख लिया ना तुमने, तुम्हारा अच्छे से क्या बोलते हैं